हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव क्या है। सेंटेंस है, लेड इज ए हैवी मेटल। देखिए, अब एडजेक्टिव पूछा है तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रनाउन, यानी नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। यहाँ पे नाउन क्या है, इस जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसमें मेटल नाउन है। मेटल मतलब होता है धातु, धातु नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है हैवी, यानी हैवी मेटल। तो यही जो हैवी है विशेषण यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप नीचे लिखेंगे आंसर लिख के, एडजेक्टिव लिख के उसके आगे डैश दे के लिख सकते हैं हैवी, यही सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। तो जब एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो भी टेंस रहता है उसके अगले वाले टेंस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। रिटन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो एक पहले वाला टेंस कौन सा होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में जो जब टेंस होता है एक्टिव वॉइस में तो चेंज हो जाता है वो पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो पैसिव वॉइस दिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट में चेंज होगा। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में चेंज होगा और जो इसका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो ही विल राइट ए लेटर, यहाँ पे रिटन है थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो रिटन का राइट हो जाएगा और ए लेटर जिसमें सब्जेक्ट है ये इसका एक्टिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, यानी आर्टिकल को यहाँ पे फिल करना है। सुटेबल जो ए एंड दी में से क्या फिल किया जाएगा। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी होगा कि एन यूनिवर्सिटी होगा कि द यूनिवर्सिटी होगा। तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी होगा। यूनिवर्सिटी लिखा कैसे जाता है, हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जो शुरुआती जो वर्ड है यू है, यानी जो व्यंजन से शुरू हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ये इसके पहले ए का यूज होगा, ए का यूज होगा। तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे, यहाँ पे फिल्म करेंगे, जो खाली स्थान है उसके जगह पे ए। अगर जो यूनिवर्सिटी अगर जो ये और जो स्वर से शुरू होगा इसका उच्चारण, किसी भी जो वर्ड का जो उच्चारण स्वर से शुरू होता है हिंदी के स्वर से, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए यूज करेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 4, फिल इन द ब्लैंक विथ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट इज द, जब द दे दिया है ना तो सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद आता है, तो यही भरना भी है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है पीक ऑफ द हिमालय, तो माउंट एवरेस्ट का है हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट भर देंगे यहाँ पे। हाई का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है हाईएस्ट, EST लास्ट में जुड़ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू स्पोक, स्पोक यहाँ पे दिया हुआ है और इसको पास्ट इंडिफिनिट दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगता है। यहाँ पे यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, यानी वेयर का यूज होगा। यू वेयर स्पीकिंग, और जो वर्ब में ING फॉर्म लग जाता है उसका ING वाला फॉर्म लगता है, तो स्पीक में ING लग जाएगा तो स्पीकिंग हो जाएगा। प्रश्न का 6वां है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे आयशा एंड उमार वर्क इन द सेंट्रल बैंक। यहाँ पे याद रखें कि आप जब भी कोई किसी भी सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोलेगा, जैसे निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव में पूछता, तो जो सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए। और जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लें, आयशा एंड उमार डू नॉट वर्क इन सेंट्रल बैंक, और जो डू नॉट के यहाँ पे नॉट बीच में, तो ये निगेटिव तो बन तो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका भाव बदल जाएगा इस सेंटेंस का। यहाँ पे दिया हुआ है कि आयशा एंड उमार वर्क इन सेंट्रल बैंक, तो इसका भाव नहीं बदलने के लिए इसको पहले इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलेंगे। तो डिड आयशा एंड उमार नॉट वर्क इन सेंट्रल बैंक, ये हो जाएगा। इसको इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव बनाएंगे। यहाँ पे डिड लिख दिया तो जिससे कि इसका भाव नहीं बदलेगा, तो यही हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए, वही रहना चाहिए। प्रश्न के साथ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। तो गार्डन हैड एप्पल, एप्पल लिखते हैं ऐसे,
ए आधा प ल हिंदी में, यानी स्वर से शुरू हो रहा है ना तो एन का प्रयोग होगा। तो एन एप्पल यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, एन एप्पल। ट्री, एन ऑरेंज, ऑरेंज भी ऐसे लिखते हैं, ऑरेंज आधा न ज, और यहाँ पे ऐसे रहेगा, यानी ये भी स्वर से शुरू हो रहा है तो एन ऑरेंज यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे भी एन रहेगा। ऑरेंज, ट्री एंड गुआवा, गुआवा कैसे लिखते हैं, गुआवा ऐसे लिखेंगे ना, आधा ग से लिख सकते हैं, पूरा भी ग आप लिखेंगे तभी तो व्यंजन से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ए यूज होगा, ए गुआवा, यानी एन एन और ए फिल करेंगे यहाँ पे। नीचे आंसर यही दिया हुआ है, देखिए यहाँ एन भरा है, यहाँ पे एन फिल किया है, यहाँ पे ए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी राष्ट्रीय फूल क्या होता है, तो लोटस होता है, कमल का फूल होता है ना, तो लोटस लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स, यानी जो नीचे अंक दिए हुए हैं 14, 97, 49, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 14, 97, 49, इसको वर्ड्स में लिखना है, तो सिंपली आप वर्ड में लिख देंगे। 14 है ना, तो FOURTEEN 14 लिख देंगे, और 97 को डैश ऐसे दे के यहाँ पे 97 लिख देंगे इंग्लिश में। फिर 49 है तो 40 FORTYNINE 49, बस इतना ही लिखना था। प्रश्न संख्या 10 है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के एस्पेक्ट्स को बताना है, तो आंसर लिखा है, पोएट्री है 3 एस्पेक्ट्स, इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड रिदमिक, यानी इमोशनल यानी भावात्मक होता है, जो भी पोएट्री उसमें कुछ ना कुछ भाव होता है, इमेजिनेटिव होता है यानी कल्पनात्मक होता है, और रिदमिक होता है यानी लयबद्धात्मक होता है, यानी उसको गा करके पढ़ा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, व्हाट आर द लैंग्वेज गेम्स, यानी भाषाई खेल क्या होते हैं, इसको बताना है, तो आंसर इसका, लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज, यानी जो भाषाई खेल होते हैं वो भाषा को प्रैक्टिस करने का प्रशंसनीय तरीका होता है, बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन सोशल कंस्ट्रक्ट, द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी, तो इतना इसमें आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, व्हाट इज कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन क्या होता है, तो आंसर इसका, कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन्स, यानी आपसी 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत को, वार्तालाप को ही कन्वर्सेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में शब्द दिए हुए हैं इसमें से सही शब्द चूज करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है जे फॉर, देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, नर्सरी वाले को, जे फॉर जग, एल फॉर लायन, एक्समस ट्री, वही दिया हुआ है। जे फॉर इसमें से क्या होगा, टाइगर होगा नहीं, टी से है, कल होगा नहीं, जग होगा, जे फॉर जग, तो जग यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद एल फॉर क्या होगा, कैमल होगा नहीं, जेब्रा होगा नहीं, एल फॉर लायन, बहुत आसान है ये। उसके बाद है तीसरा है एक्स फॉर एक्समस ट्री, इसको फिल कर देंगे यहाँ पे, तो यही आंसर नीचे दिया हुआ है, एक्स फॉर जे फॉर जग, एल फॉर लायन, एक्स फॉर एक्समस ट्री। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, रीअरेंज द जम्बल लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDEFG ए से लेकर जेड तक, उसके ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ये तो और आसान है। यहाँ पे दिया है NPOLM, तो एल से शुरू होता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो यहाँ पे हो जाएगा सही क्रम LMNOP, और यहाँ पे दिया है VYWUX, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU से शुरू होगा, यहाँ पे देखिए यू दिया है, तो UVWXY, यानी UVWXY, ये सही ऑर्डर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा यहाँ पे क्यू से दिया है ना, तो QRSTUV, इसका सही क्रम हो जाएगा QRSTUV, ऐसे आप इसको अरेंज करके लिख लेंगे, यानी ABCD के सही क्रम को लिखना है, ये बहुत आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न के 15, राइट द 2 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, और दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रश्न के 16 है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, यानी भारत में इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या बड़े प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर है प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी
उच्चारण का दोष है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, यानी ये एक प्रॉब्लम है मदर टंग का बीच में आना। जैसे भी कोई भी बच्चा अगर जो यूपी से है वो इंग्लिश सीख रहा है तो उसका यूपी का जो जो टोन होता है उस इंग्लिश भले बोलेगा इंग्लिश लेकिन उसमें उसका टोन आएगा। उसके बाद ये एक बाधा है। बिहार का है तो उसका जो बिहार का जो टोन है उसमें आता है। हरियाणा का है तो पहचान में आ जाएगा कि वो हरियाणा का है भले ही इंग्लिश बोलेगा तो। एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर की भी प्रॉब्लम है। ग्रामर का सही तरीके से ज्ञान ना होना जिससे कि जो अशुद्ध होता है बच्चे बोलते हैं या फिर उसको पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, ग्रामर का ज्ञान न होना। इसके बाद है प्रश्न के 17, व्हाट डू मीन बाई एम, यानी उद्देश्य का क्या अर्थ है, इसको बताना है। तो आंसर दिया है एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शंस ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशंस दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। इट इज द गाइड दैट prescribes or moves in a pre-specified directions for attainment of the desired goals। यानी कुल मिला जुला का इसका अर्थ है कहने का जो एम होता है वो सही डायरेक्शन में शिक्षा ग्रहण करने का एक डायरेक्शन दिखाता है कि वो सही तरह से शिक्षा हो सके। वो एम अगर जो आपके पास है यानी उद्देश्य है तो आपकी जो शिक्षा है सही तरीके से चलेगी। इतना आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो लिखा है यही बिल्कुल आप लिखेंगे। एम यानी आप खुद देखिए सोचिए कि ये एम उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य से ही हमको पता लगता है कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। और जो कोई उद्देश्य ना रहेगा आपके पढ़ाई का, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं हमको क्या पढ़ के बनना है तो कैसे पढ़ेंगे। और जो आपको टीचर बनना है तो आप डीएलएड कर रहे हैं, उसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक एम है। तो आपको एम पता है टीचर बनना है तो आप उस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही इसका अर्थ होता है एम का। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न के 18, व्हाट इज ए सेंटेंस, यानी वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है बताना है। तो आंसर है इसका ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड को मिला करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं जिसका कुछ निश्चित मीनिंग होता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 19, गिव द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन विद एग्जांपल्स, यानी कंजंक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल बताना है। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, यानी ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। जहाँ भी कभी आएगा तो ये वर्ड्स को जोड़ेगा, नहीं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस को जो भी जोड़ सकता है। तो इसको जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन का। इसका एग्जाम्पल दिया है मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, यहाँ पे मोहन और राम को जोड़ रहा है एंड, तो ये कंजंक्शन है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 20, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसका आंसर दिया है आफ्टर मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑन ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाई वन। द टीचर आस्क्ड 2 or 3 students to pronounce the difficult word individually. The selection of words for pronunciation drill should not be based on meaning but on the general pronunciation. The teacher select those words which may be probably pronounced wrongly by student, यानी जो कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है इसका अर्थ है कि जब कोई पैसेज टीचर पढ़ा रहा है तो उसके बाद उसका जो उसमें जो मुश्किल वर्ड है, जो थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के और ख़ुद पहले प्रोनाउंसिएशन करे उसका, उसके बाद से एक बच्चों को उठा करके और उसको प्रोनाउंसिएशन करवाए और उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताए अगर वो गलती कर रहे हैं तो। इसी को कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जो वहाँ वर्ड लिखे जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे अर्थ के आधार पे नहीं लिखना है, मीनिंग के आधार पे नहीं लिखना है, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे लिखना है कि जो टफ हो, बच्चों के बोलने में कठिनाई हो, उनको लिखना है। तो इसी को कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 21, राइट डाउन 2 एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ जो होती हैं उनके 2 एडवांटेज यानी 2 लाभ बताने हैं। तो पहला एडवांटेज हो जाएगा इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो इंग्लिश लर्निंग को ईजी बना देते हैं, यानी आसान बना देते हैं। और दूसरा इसका लाभ हो जाएगा एडवांटेज, ए गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट,
यानी इसका कहने का अर्थ है कि जो इंग्लिश टीचिंग जो होता है, बच्चों को इंग्लिश सीखने का जो क्षमता होता है सबसे ज़्यादा वो होता है इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट में, यानी आसपास के लोग भी इंग्लिश बोले, बच्चा इंग्लिश में ही बात करे। लेकिन हम यूपी के रहने वाले हैं तो हम मैक्सिमम हमारे यहाँ हिंदी ही बोला जाता है, हर जगह इंग्लिश तो बोला नहीं जाता है। तो जब बच्चे को क्लास में आप इंग्लिश सिखाएंगे, घर जाके बच्चा हिंदी बोलेगा, तो उसको इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो जिससे कि अगर जो उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से अगर जो इंग्लिश में उसको कुछ स्पीच सुनाया, पोएम सुनाया, कोई कहानी सुनाया, तो उसको इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट मिलेगा। तो यही है यहाँ पे, जिससे कि उसको सीखने में आसानी होगी। तो यही है दूसरा एडवांटेज इसका हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, राइट ए शॉर्ट पोएम। शॉर्ट पोएम यानी छोटा सा कोई पोएम लिखना है 4 से 6 लाइन का। तो आप कोई भी पोएम लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है। तो यहाँ एक पोएम दिया है, टू मार्केट, टू बाई ए फैट पिग, होम अगेन, जगली जिग। यानी यहाँ पे कोई स्वतंत्र है, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है। आप कुछ नया याद आया तो जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ये भी आपको लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी एक पोयम है छोटे बच्चों वाला। इसके बाद है प्रश्न क्या 23, डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो मटेरियल एड्स को बताना है, प्रोनाउंसिएशन बताने में इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर लिखा है मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। पहला है चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, यानी जो स्पीच के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब इनका जो चार्ट्स होता है ये मटेरियल हो जाएगा पहला। और दूसरे में दिया है पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड। और तीसरा हो जाएगा लिंग्वाफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड, यानी जो लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन होता है उसको साउंड को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि बच्चा सही बोल रहा है या नहीं। इसके बाद है प्रश्न क्या 24, डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उन्हीं को मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल ऑक्सिलरीज, यहाँ पे हेडिंग लिखा है। उसके बाद है विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज, थ्रू, आर्ट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज ओनली एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही केवल प्रयोग होते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 25, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पे एग्जांपल्स बताने हैं। तो ऊपर सब मॉडल ऑक्सिलरीज तो ही दिया था, लेकिन उसका वाक्य प्रयोग करके, मतलब सेंटेंस में उसका कैसे यूज होता है उसको आपको बताना है। तो एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज दिया है, जिसमें पहला दिया है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स यानी माता पिता का कहना मानना चाहिए। दूसरा है आई कैन डू माई वर्क। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले में कैन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे 2 से 3 आप लिख देंगे, बस आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा दिया है, 10 लगभग दिया है। तीसरा है इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। चौथा है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें जरूर ही, निश्चित ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद है 5वां वी आर्ट गो देयर। 6वां है डेयर सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स। 7वां दिया है सी माइट नॉट गेट एंग्री। 8वां है यू नीड नॉट वरी। और 9वां दिया है सी यूज टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। यानी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 2 से 3 लिख देंगे बस, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 26, डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स, यानी फाइनाइट्स वर्ब्स को बताना है। तो इसका आंसर है फाइनाइट्स वर्ब्स, हेडिंग लिख के इसमें आप लिखेंगे फाइनाइट वर्ब्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज। यानी ये एग्जाम्पल दिया है, यानी जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो जेंडर, नंबर और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, उसके अनुसार ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई, यू, वी, दे गो टू मार्केट, और दूसरा है ही, सी गोज टू मार्केट। इसका अर्थ है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, यहाँ पे गो आया है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वही टेंस है यहाँ पे ही, सी आया है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, तो गोज यस या यस लग जाता है। तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब्स हैं यहाँ पे चेंज हो गए हैं ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यही बताया है कि जेंडर, नंबर और जो सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाते हैं, प्रयोग में आते हैं। यहाँ पे गोज हो गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो गया है, ईएस लग गया है, टू स्कूल। यहाँ पे अगर जो यहाँ पे मार्केट भी होता तब भी गोज टू मार्केट ही होता है। इसके बाद तीसरा है
इट रेन्स हैवली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। यहाँ पे भी है इट के साथ रेन्स आया है, यस यस लगा है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर वर्ब भी आया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 27, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, यानी काइंड्स ऑफ यानी फाइनाइट वर्ब्स के प्रकार बताने हैं। तो आंसर दिया है फाइनाइट वर्ब्स हैव 3 काइंड्स दे आर, यानी फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद है प्रश्न क्या 28, विच इज आवर नेशनल गेम, यानी हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है, हॉकी इज आवर नेशनल गेम। प्रश्न क्या 29 है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है। इसका आंसर दिया है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच, यानी बाल केंद्रित जो सीखता है ना, बालक ही तो सीखता है, बाल केंद्रित ये अप्रोच है। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड ए एप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी इसमें जो फ्लुएंसी को भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा एक बिना अटके बोले, उसके बाद एक्यूरेसी सही बोले, एंड एप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी सब इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं ये तीनों। इसमें बच्चे के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है भाषा सीखने से संबंधित। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 30, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब, यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है ये नाउन है, डिमांड जैसे नाउन यहाँ दिया हुआ है, इसको वर्ब में चेंज करना है। तो वर्ब में चेंज करना है, देखिए सेंटेंस क्या है, ही पुट्स ए डिमांड ऑफ ए गोल्डन रिंग, तो इसको जब चेंज करेंगे नाउ इसको वर्ब में डिमांड को, तो ही डिमांड्स ए गोल्डन रिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 31, गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब, वर्ब का डिफिनीशन बताना है। तो आंसर लिखेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से व्हाट ए पर्सन आर ए थिंग इज डूइंग हैज डन आर डज, यानी जो भी कोई आदमी जो पर्सन है कोई भी इंसान है वो क्या कर रहा है या फिर कर चुका है या फिर करता है। वर्ब आर यूज टू शो व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज डूइंग, बीइंग आर प्रोसेसिंग। वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन आर डूइंग वर्ड्स, यानी जो भी जो कार्य करने वाले जो वर्ड्स को जो ही वर्ब कहते हैं, यानी वर्ब से किसी काम के करने या होने का पता लगता है उसी को वर्ब कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 32, विच लेटर्स इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम, यानी ये कॉलम दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो लेटर है, इसमें जो अक्षर है वो साइलेंट है। तो कॉलम पढ़ रहे हैं ना, तो लास्ट में कॉलम नहीं पढ़ रहे हैं, नौ नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें एन साइलेंट है, कॉलम ही पढ़ा जाता है यहीं तक, लेकिन लिखा जाता है यन तक, यानी एन भी लिखा जाता है, तो आंसर इसका यन हो जाएगा। प्रश्न क्या 33 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी देखिए पी नहीं, पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पी साइलेंट है ना, तो साइलेंट वर्ड ही बताना है, तो आंसर लिखेंगे पी। इसके बाद है प्रश्न के 34, राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, कोई 4 वर्ड्स बताने हैं जिसमें के साइलेंट हो, तो 4 वर्ड्स नीचे दिया हुआ है, नाइफ, नॉक, नाइट, नॉलेज। इसमें सब देखिए नाइफ में एन से पढ़ा जा रहा है, के साइलेंट है, इसमें नॉक में एन से पढ़ा जा रहा है, के साइलेंट है, या नाइट में NIGHT नाइट, इसी को केवल पढ़ते हैं लेकिन इसमें के साइलेंट है, लेकिन पूरा लिखा जाता है। नॉलेज में भी के साइलेंट है। इसके बाद है प्रश्न क्या 35, राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू, यानी यू जिसमें साइलेंट हो वैसे 5 वर्ड बताने हैं। तो बिल्ड है, बिल्ट है, गिल्ट, गाइड, गेस, इसमें समझे ये बिल्ड होगा, और जब यू और जो साइलेंट नहीं होता तो इसको पढ़ते बिल्ड, लेकिन बिल्ड पढ़ते हैं, तो यू साइलेंट है यहाँ पे भी बिल्ट में बिल्ट नहीं पढ़ते हैं, बिल्ट पढ़ते हैं, तो यू साइलेंट है यहाँ पे, गिल्ट में यू साइलेंट है, गाइड में यू साइलेंट है, और गेस्ट में ई साइलेंट है, यानी ई साइलेंट वाले ये 5 वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 36, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आंसर दिया इसका, द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो मुख्य रूप से जो भाग होते हैं किसी भी वोकैबुलरी के, किसी भी लैंग्वेज के वोकैबुलरी के जो मुख्य भाग जो होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो अंग्रेजी भाषा में ये 8 होते हैं। और 8 कौन कौन होते हैं, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव और
5वां है एडवर्ब और 6वां है प्रीपोजिशन, फिर 7वां कंजंक्शन और 8वां है इंटरजेक्शन। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। इसका आंसर हो जाएगा नाउन, हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे इसका डिफिनीशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। यानी जो यहाँ पे किसी भी जो नाउन होता है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम होता है। यानी मुख्य रूप से जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। और नाउन के जो पार्ट्स आप हो जाएंगे, पार्ट्स 5 होते हैं, यानी उनके प्रकार 5 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉमन नाउन का जो एग्जांपल हो जाएगा बॉय और गर्ल हो जाएगा। यहाँ पे बॉय और गर्ल कैसे हो जाएंगे इसके एग्जांपल, कॉमन नाउन जितने भी, और जो बॉय नाम ले रहे हैं बॉय, तो दुनिया के जितने लड़के हैं सभी वो हो जाएंगे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये कॉमन वर्ड है ना बॉय, सभी लड़के, और गर्ल में सभी लड़कियां आ जाएंगी। और यही नाम ले लेते कि रोहित, संजीव, तो ये स्पेशल किसी बच्चे का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ऐसे गर्ल में अमीशा, अलीना, अगर जो किसी का नाम लेते तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए राम दिया हुआ है, राम कानपुर, तो ये अगर जो केवल बॉय और गर्ल लिखते हैं तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। डॉक्टर हो जाएगा, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफाइड किसी पर्सन का नाम, स्थान का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम है, कानपुर है, तो कानपुर केवल अकेले है, एक ही यूपी इंडिया में कानपुर है। राम भी अकेले किसी का नाम लिया जा रहा है। राम तो बहुत सारे लड़कों का नाम होगा, लेकिन राम जो जिसका नाम लिया जा रहा है इसका मतलब वहाँ पे उपस्थित एक ही है, तो ये राम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो एक समूह में होते हैं, भीड़ में होते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड होता है, भीड़ होता है, एक समूह होता है। नेवी है, एक समूह है नेवी, तो ये सब कलेक्टिव नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन है जो वुड है, जैसे लकड़ी, मिल्क, ये द्रव्य अवस्था में जो भी होती हैं तो उनको मिल्क, जैसे मिल्क हो गया, वुड हो गया, ये पदार्थ हैं, तो ये मटेरियल नाउन हो जाएंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भाव आता है, जैसे एंगर, फियर, गुस्सा है एक भाव है, इसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच और देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं कर सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एंगर, फियर, इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन हेडिंग लिख के इसका डिफिनीशन लिखेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। और इसके जो काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का आई, वी, अस, रिलेटिव प्रोनाउन का हु, विच। जब हु, विच प्रयोग होगा ना जरूर से रिलेशन दिखाया जाएगा। जब भी वाक्य प्रयोग आएगा ना हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हु, विच, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, क्योंकि इससे प्रश्नवाचक वर्ड है ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये, तो इसी से पता लग जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए, दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वंस, नोन, फ्यू, यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसे फ्यू है, कुछ की बात है, कुछ क्या है, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी आइदर, नीदर, ये सब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। इसका आंसर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। देखिए एक ही नंबर का तो प्रश्न पूछा हुआ है, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। अब इतना बड़ा लिखेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा आपको तैयार करने में भी, और जो आपके तैयार नहीं है तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप जब ये डिफिनीशन पूछे, इसमें डिफरेंस पूछेगा तो आप हेडिंग लिखेंगे नाउन, नाउन का डिफिनीशन लिख देंगे, और इतना बड़ा ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। और जो आपको याद होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इतना आप लिख के एग्जाम्पल लिख देंगे। बॉय, गर्ल, राम, कानपुर, क्राउड, नेवी, कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिख देंगे। और उसके बाद से फिर प्रोनाउन हेडिंग लिख के उस पर लिखेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी उसके स्थान पे बोले जाते हैं, या फिर अपना जो परिभाषा आप याद किए हों, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद आप प्रोनाउन हेडिंग लिखेंगे, प्रोनाउन लिख के इसका डिफिनीशन लिख देंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर बोलने वाले प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल लिख देंगे, बस आप छोटा में करके इसको लिख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन नहीं पूछा हुआ है तो इसको आप नहीं लिखेंगे। और जब लिख देंगे तो अच्छी बात है, और जब आप लिखना नहीं चाहते हैं तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38।
पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस में से एडजेक्टिव पहचानना है। द गॉर्जियस लेडी इज, यहाँ पे देखिए लेडी में इज जुड़ गया है, ये अलग रहेगा। लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, यानी जो लेडी है, लेडी की विशेषता गॉर्जियस बता रहा है, यानी सुंदर महिला, तो यहाँ पे जो गॉर्जियस है एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, यानी आर्टिकल यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ए एन में से। यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया हुआ कि ए एन में से यूज करना है। आई हैव 1 रुपीज़, तो 1 कैसे लिखा जाता है, व और न, तो जो ये व है ये व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो इसके पहले ए का यूज करेंगे, तो हो जाएगा आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट, यहाँ पे ए का यूज यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न क्या 40, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द टीचर प्रेज्ड हिम, यानी पास्ट इंडिफिनिट में दिया है ना, तो उसके बाद वाला टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडिफिनिट के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगता है, और पैसिव वॉइस में वाज वेयर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लगेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो हिम है ना, तो हो जाएगा ही वाज, ही के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, वाज प्रेज्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेज्ड बाय द टीचर, बाई के साथ इसके सब्जेक्ट को लिख देते हैं, तो बाय द टीचर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका जो वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना है, और वर्ब यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दे भी दिया है हैज हैव में से, तो वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज़ फॉलन इल, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ का क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज यानी उनमें से जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का, तो एक लड़के के लिए हैज़ का भी प्रयोग होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, तो हैज़ हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ का किया हुआ, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 42, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी जहाँ भी आवश्यकता हो पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करके इस जो सेंटेंस नीचे दिया हुआ है इसमें करना है। तो यहाँ दिया है ओ यस सेड द फादर आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच, इसका अर्थ है कि यहाँ पे ये दिया है नरेशन फॉर्म, नरेशन वाला है। ओ सेड जो होता है ये किसी के द्वारा कथन है, कहा गया किसके द्वारा, सेड द फादर, यानी फादर ने कहा ओ सेड, तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, उसके बाद से कॉमा ला के सेड द फादर, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच। जब आपने नरेशन पढ़ा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है, आपको पता होगा, तो ऐसे इसको जो पंक्चुएशन मार्क्स लगा देंगे, यानी जो भी उसमें जहाँ भी ज़रूरत है कामा की, जहाँ एक्सप्लेन फुल स्टॉप की, चाहे जो भी कुछ इसमें जहाँ जो जिसकी ज़रूरत होगी लगा देंगे, उसी को पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन इसे कहते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत हो कामा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी जिसका आवश्यकता होता है वहाँ लगाते हैं, उसको इसी को पंक्चुएशन कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 43, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में चेंज किया है, सेंटेंस दिया हुआ है द डीफ कैन नॉट हियर, यानी ये असर्टिव में दिया हुआ है, इसको जब चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में तो कैन द डीफ हियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट दिया है ना, और जो केवल कैन दिया रहता तब इसको इंटरोगेटिव निगेटिव में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है तो नॉट को यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि इसका जो सेंटेंस का जो भाव हो चेंज ना हो, कैन द डीफ हियर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 44, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले ये प्रश्न आ चुका है कि जो पोएट्री पढ़ाने के 2 एम्स बताइए, उद्देश्य बताइए। एस्पेक्ट्स आया था वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे एस्पेक्ट्स आया था, यहाँ पे एम्स पूछा है, उद्देश्य पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, और दूसरा राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। इसके बाद है प्रश्न के 45, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हो जाएगा ही, जब सेड रहता है तो ही आस्क्ड में बदल देते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन मार्क से वर्ड, यानी जो अगला जो सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिया रहता है जो उसने कहा है तो उसको आस्क्ड में बदल देते हैं, ही आस्क्ड मी, और जो इंटरोगेटिव वर्ड जो अगर दिया रहता है तो वही कंजंक्शन बन जाता है, तो वाट की जगह पे वाट हो जाएगा। इज़ योर नेम, तो योर यहाँ पे है, योर के अनुसार यू दिया है, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है,
तो मी के अनुसार माई हो जाएगा, योर का माई नेम वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इज दिया है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा। और जब आप लोगों ने नरेशन पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न के 46, फिल इन द ब्लैंक बाई सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया है रोड दिया है रिटन दिया है, सेकेंड फॉर्म राइट का और थर्ड फॉर्म दिया है। तो कमला हैज़ ए लेटर, तो यहाँ पे रोट होगा कि रिटन होगा। पास्ट परफेक्ट है, हैज हैव कहाँ प्रयोग होता है, परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। यहाँ पे प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है हैज हैव के साथ। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोट तो है नहीं, यहाँ पे रिटन थर्ड फॉर्म होता है राइट का, तो यहाँ पे रिटन हो जाएगा WRITTEN, यहाँ पे आंसर में दिया हुआ भी है। प्रश्न क्या 47 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यहाँ पे दिया भी हुआ है। यहाँ पे अगर जो केवल यहीं तक दिया हुआ रहता प्रश्न कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव, तब भी आप उसका मीनिंग चेंज नहीं होने देते, लेकिन यहाँ पे दे भी दिया है कि विदाउट चेंजिंग मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस क्या दिया हुआ है, मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम, यानी जो मुकेश है श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसका जो निगेटिव में चेंज करेंगे तो श्याम इज़ नॉट सो वाइज एज मुकेश। अगर आप देखिए सेंटेंस को घुमा के बोला गया है, मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम, यानी जो मुकेश है वो श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब इसी को बुद्धिमान दिखाना है मुकेश को, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि श्याम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है मुकेश से, तो निगेटिव सेंटेंस भी बन गया और मुकेश बुद्धिमान भी रहा इस सेंटेंस में। तो श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश, यानी श्याम अधिक बुद्धिमान नहीं है मुकेश से, यानी मुकेश अधिक बुद्धिमान है। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न के 48, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है, पवन किल्ड ए स्नेक, यानी पास्ट इंडिफिनिट में दिया है, तो पास्ट इंडिफिनिट में जब एक्टिव वॉइस में दिया रहता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और पहले सेंटेंस का जो इसका सब्जेक्ट होगा ये बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो स्नेक वाज किल्ड बाई पवन हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 49, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें कहाँ गलती है। देखिए कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन फील्ड, यानी जो पशु हैं वो फील्ड में चर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं। तो देखिए कैटल्स के में यस जुड़ा हुआ है, यानी इसको प्लूरल बनाया है। तो कैटल जो वर्ड होता है अपने आप में प्लूरल होता है, CATTL, कैटल का अर्थ होता है पशु, यानी जो पशुओं के जो पालतू पशु होते हैं उनके समूह को ही कैटल कहते हैं। तो ये ऑलरेडी समूह एक वर्ड है, तो ये प्लूरल है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे केवल कैटल वेयर ग्रेजिंग इन फील्ड हो जाएगा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 50, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एक नाउन हो या कई नाउन हो इसमें से पहचानना है। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, सुरेश जो प्रयागराज में लीव करता है यानी रहता है। तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं, नाउन हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस आर थिंग, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम है तो नाउन होगा। तो सुरेश एक नाम है तो ये नाउन हो जाएगा, प्रयागराज एक स्थान का नाम है तो ये भी नाउन हो जाएगा। तो नाउन लिख के डैश लिख के आप लिख सकते हैं सुरेश और प्रयागराज, इस ऊपर दिए वाले सेंटेंस में नाउन है। इसके बाद है प्रश्न क्या 51, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो पास्ट इंडिफिनिट में दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हिम है ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, बाई के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट है ऑल हिज फ्रेंड्स तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न क्या 52, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो यानी हैवियर यानी थोड़ा सा ज़्यादा के लिए, यानी कंपैरेटिव में हैवियर का प्रयोग करते हैं, तो इसको हैवीएस्ट बनाना है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज करेंगे। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स हो जाएगा। प्रश्न क्या 53 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एडजेक्टिव बताना है जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बता रहा हो। यहाँ पे देखिए देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, यहाँ पे नाउन है रेन, अब इसकी विशेषता सफिशियंट बता रहा है कि इस साल देयर है नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, यानी इस साल ज़्यादा वर्षा नहीं हुई, तो सफिशियंट जितना आवश्यकता होना चाहिए उतना नहीं हुई, तो सफिशियंट जो है विशेषता बता रहा है रेन की, तो सफिशियंट जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रश्न के 54 है, राइट वन वर्ड्स
वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके लिए इसके पूरे भाव को व्यक्त करने के लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे। ये सेंटेंस दिया है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई सारी भाषाओं को जानता है उसको क्या कहते हैं। तो लिंग्विस्ट भी लिख सकते हैं या पोलोग्लॉट भी लिख सकते हैं, इन दोनों कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो आप सही हो जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू 4:15 PM। तो इसके लिए एट का, जहाँ भी समय आया हो ना उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, तो प्रीपोजिशन एट लगेगा। प्रश्न संख्या 56 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में टेंस का जो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड होता है, तो हैड का प्रयोग कर देंगे। वी वेयर स्पीकिंग टू समवन, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हैड प्लस V3। तो यहाँ पे है वेयर के जगह पे यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू समवन। यहाँ पे भाव भी तो चेंज नहीं होना चाहिए, यू वेयर स्पीकिंग टू समवन, यानी तुम किसी से कुछ कह रहे थे। तो यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू समवन, यानी तुमने पहले ही कुछ कह दिया था किसी को। तो ये हो जाएगा इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज, इसका जो कन्वर्जन। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी। तो वाज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, यानी यहाँ पे निगेटिव में चेंज कर, ये भी कर सकते थे आप आई वाज नॉट स्पीकिंग टू समबडी, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव तो बन तो जाता, लेकिन इसका भाव भी निगेटिव हो जाता। इसका जो मीनिंग जो है चेंज नहीं होने देना है, जिसके लिए इंटरोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, पहले ले आ देंगे वाज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, तो ये हो जाएगा इसका निगेटिव में कन्वर्जन। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो इफ़ यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, यानी कुछ ही जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो पवन जितना क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यानी इसका अर्थ है कि पवन बहुत इंटेलिजेंट है, यानी सब इंटेलिजेंटों में से एक है। तो यही इसका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो इसका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव दे रहा था तो हम लोग चेंज कर रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे पैसिव में चेंज करना, एक्टिव में चेंज करना है, तो हो जाएगा ये हिम है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ही स्टोल माई बुक, माई जो माई बुक है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 60, फिल इन द ब्लैंक। ही इज स्लो टू विन द रेस। यहाँ पे टू है और टू है, टू मतलब बहुत अधिक होता है, यानी ज़्यादा। तो ही इज़ टू स्लो टू विन, यहाँ पे जो प्रयोग होगा टू ना, वहाँ इसका अर्थ होगा कि बहुत ज़्यादा स्लो है, इसका अर्थ होगा। यह अलग अलग प्रयोग होता है, टू के लिए अलग अलग अर्थ होता है। तो ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, वो बहुत स्लो है उस रेस को जीतने के लिए। तो TOO प्रयोग होगा। प्रश्न का 61 है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। तो रेड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, यहाँ पे पूछने का मकसद यही है कि बताना है कि जब रेड का रेडेस्ट होगा तो डबल डी लग जाता है, EST के साथ डबल डी हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, इसके ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडेस्ट, यही सही आंसर होगा। मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट जब लंबा जो शब्द होता है उसके पहले मोर और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव और मोर लगाकर उसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो अशोक सेड रमन, कॉमा ला के इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ही है ये चेंज हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार अशोक। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं। यहाँ पे आई होगा, आई कैन, कुड चेंज हुआ है तो कैन हो जाएगा स्पीक इंग्लिश। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है, सी इनवाइटेड मी एट होम, तो इसका पैसिव वॉइस होगा, इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है सी, तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ बाई के साथ हर यूज किए हैं। हमेशा देखिए पास्ट इंडिफिनिट ही दिया है, पास्ट इंडिफिनिट दिया है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में। और कहीं कहीं दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है पैसिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज किए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही 2 टेंस बस पूछ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट में या नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 64, fill in the blank with correct pronoun. The bird has
हर्ट इट्स लेफ्ट विंग्स। यहाँ पे इट्स हो जाएगा, जहाँ कीड़ों मकोड़े छोटे जीव जंतु जो होते हैं या जो चिड़िया उड़ियों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। द बर्ड है तो दूसरी बार तो बर्ड आएगा नहीं, उसके स्थान पे इट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ इट्स का प्रयोग हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे नाउन बताना है। फिर से नाउन बताना तो बहुत ही आसान है। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो जतिन हो जाएगा, हिंदी है, उर्दू है, ये सब क्योंकि ये नाम है ना, भाषा का नाम है हिंदी, भाषा का नाम है एक उर्दू, तो ये नाउन हो जाएगा। दुनिया में किसी भी वस्तु का कुछ भी नाम हो वो सब नाउन होता है। तो जतिन एक लड़के का नाम है और दो भाषाओं के नाम दिए हुए हैं, हिंदी उर्दू, तो ये नाउन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 66 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, यानी सुपरलेटिव में डिग्री में दिया हुआ है, तो इसका कंपैरेटिव में हो जाएगा लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। प्रश्न संख्या 67 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। आई होप टू पास द टेस्ट, तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। और कॉम्प्लेक्स जो जटिल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, उसमें दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं और किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पे तो आई होप, मुझे आशा है, देखिए ये एक अलग सेंटेंस है, और आई विल पास द टेस्ट, मैं उस टेस्ट को पास कर जाऊंगा, यानी उत्तीर्ण हो जाएगा उस इसमें, ये एक अलग अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। जुड़ा किससे हुआ है? दैट से जुड़ा है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ के बनाना था कि वही अर्थ रहे। आई होप टू पास द टेस्ट, तो यहाँ पे इसको कंजंक्शन लगा के बना दिए हैं, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो क्राउड जो है यही है नाउन, और ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव, क्राउड भीड़ जो होता है, एक समूह होता है ना, तो समूह के नाम को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। डिटेल में तो पूछा नहीं है कि कौन सा नाउन है, बस आप नाउन पूछा है तो क्राउड भी लिख देंगे तब भी सही है। प्रश्न संख्या 69 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी जो यहाँ पे हैवी है ना, यही है एडजेक्टिव, क्योंकि वो का जो शिप है, यहाँ शिप की विशेषता बता रहा है। जो जहाज़ है, पानी का जहाज़, वो काफ़ी जो हैवी डैमेज को सस्टेन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो जो हैवी है यही एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। प्रश्न के 70 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं आज ही के क्लास में। प्रश्न के 71 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे वी के साथ जो हु प्रयोग होगा, हु स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद है प्रश्न क्या 72, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। राम हेल्प्स हरी। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट आया हुआ है, क्योंकि यस या ईएस फॉर्म में देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब यस या ईएस प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लगता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और जो यहाँ पे हरी है ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो हरी इज हेल्प्ड बाई, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा रमा, ठीक है, यानी रमा हेल्प्स हरी है, तो हो जाएगा हरी इज हेल्प्ड बाई रमा। और यहाँ पे हमेशा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो हेल्प्स का हेल्प्ड हो जाएगा यहाँ पे, हेल्प्ड। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 73, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। यू डू योर वर्क रेगुलरली। तो जब इसको चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो देखिए वहाँ पे जो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी डू होता है, और ये डू मतलब होता है कि करना, तो इसके लिए यूज़ करेंगे यू डू नॉट टू फिट टू डू योर वर्क रेगुलरली। प्रश्न के 74 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इनटू वर्ब। यानी एडजेक्टिव दिया, इसको वर्ब में चेंज करना है, बस अंडरलाइन जो वर्ड को। तो द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पेरियस, तो इसका जो चेंज हो जाएगा अंडरलाइन प्रॉस्पेरियस का नाउन, द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर। प्रश्न के 75 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। जो मिस्टर महेश है हम लोगों को साइंस पढ़ाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो अस दिया है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर महेश। या फिर इसको चेंज कर सकते हैं, साइंस को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो साइंस इज टॉट टू अस बाय मिस्टर महेश।
इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 76, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आर्टिकल बताना है जो भी इस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन दी, यानी 3 आर्टिकल होते हैं, जिसमें ए एन डिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और दी इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। लेकिन उससे यहाँ पे मतलब नहीं है, ना सेंटेंस के मतलब कि क्या अर्थ है उससे मतलब है, या फिर सिर्फ आपको बता देना है इसमें से कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग हुए हैं। तो देखिए तीनों आर्टिकल प्रयोग हुए हैं क्या, बस आप पढ़ के देख लीजिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए, यहाँ पे ए आया है। किंग इन इंडिया ही हैड 3 सन्स, द फर्स्ट, यहाँ पे द आया हुआ है। द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवर स्टे, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड गेव जीनियस रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। तो इससे सेंटेंस के मतलब से कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ए भी आ गया, ए आ गया, दी आ गया और एन कहीं छूटा, यहाँ पे छूटा है। ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन भी आ गया, यानी तो आंसर लिखेंगे। आर्टिकल का यूज हुआ है यहाँ पे ए दी 2 बार दी, उसके बाद एन। और यहाँ पे देखिएगा कि जो दूसरा जो दी यूज हुआ है इसमें कैपिटल टी लिखा हुआ है, यानी जैसे यूज हुआ है ना उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले ए फिर कैपिटल वाला टी लिखा है, यहाँ पे शुरू में यूज हुआ है तो वैसे ही लिखा है, जैसे लिखा है ना वैसे आप लिख देंगे। इसका आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 77, गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फैमिली बुफैलो, तो फैमिली जहाँ भी वाई रहता है लास्ट में और पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट के IES लग जाता है। ये आपको रूल पता होगा, जब प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का रूल पढ़े होंगे तो फैमिली का प्लूरल हो जाएगा फैमिलीज। और बुफैलो का जहाँ भी ओ हो, SH हो, CH हो, X हो, वहाँ पे ES लगता है लास्ट में, तो बुफैलो में बुफैलोज हो जाएगा। तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 78, राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर, यानी 8वें और 10वें महीने को इंग्लिश कैलेंडर में क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है। तो आप उंगली पे काउंट कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वें पे अगस्त आ रहा है तो लिख देंगे 8 मंथ इक्वल टू, यानी बराबर डैश दे के अगस्त। और 10वें पे अगस्त के बाद 8वां था ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 10वां अक्टूबर होता है तो अक्टूबर लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 79, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में दिया है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है इसका प्रॉमिस, तो प्रॉमिस सब्जेक्ट बन जाएगा। प्रॉमिस शुड बी केप्ड, तो कीप का केप्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यही इसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न के 80, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब, यानी ये नाउन दिया हुआ है सक्सेस, इसको वर्ब में चेंज करना है। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो इसका जो पैसिव वॉइस में चेंज, ये पैसिव वॉइस में नहीं, जो ये नाउन का वर्ब में चेंज हो जाएगा। ही सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट। प्रश्न के 81 है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है। राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी काइंड्स ऑफ आर्टिकल बताना है। हमने आपको शुरू से जब भी आर्टिकल आया है मैंने बताया है कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दी, और उनका एक एक एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे दिया है काइंड्स ऑफ आर्टिकल ए एन दी, 3 होते हैं। एग्जाम्पल पूछा है ना, तो ए का ए बुक, यानी एक यानी बुक के पहले ए का प्रयोग दिखा दिया है। एन का एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, यानी स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग हुआ है, तो ये एन का प्रयोग हुआ है। और ये बुक को बू और क लिखते हैं, यानी ये व्यंजन है ना ब, तो ए का प्रयोग हुआ है। और द सन, जो दुनिया में अकेला हो, अदिति हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो सन जो केवल एक ही सन है ना पूरे विश्व में, सूरज एक ही है, तो उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ऐसे आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग इंग्लिश के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए। सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश 7वां पेपर होता है। इसके पहले हम लोग राजन सीरीज के 6 पेपर के सभी राजन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबका डिस्क्रिप्शन में अलग अलग विषय का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।